हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आपको भूतों, चुड़ैलों और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची कहानियां लेकर आता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वेंडिगो की एक कहानी। अगर आपको याद हो तो मैं पहले भी आपके लिए वेंडिगो की कुछ सच्ची कहानियां लेकर आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना है तो आप उस वीडियो को भी जरूर सुने। वेंडिगो बताते हैं कि ये एक ऐसा शापित शैतान होता है जो जंगलों में घूमने जाने वाले लोगों का शिकार करता है और उनको खा जाता है। बताते हैं कि ये असल में एक शापित शैतान होता है जो चाहे कितने भी इंसानों को मार के खा ले, लेकिन इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। इसके पतले लंबे हाथ होते हैं और ये 2 पैरों पर चलता है, लेकिन इसका सिर बिल्कुल किसी हिरण के जैसा होता है जिसपे सींग भी लगे होते हैं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस मजेदार कहानी का। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये आज से कई साल पहले हुआ था, जब मैंने अपना कॉलेज पूरा किया था। वो हमारा कॉलेज का लास्ट डे था। हम सब दोस्त अलग होने वाले थे। तो कॉलेज के आखिरी दिन हम लोगों ने हमारे यहाँ के एक नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग करने जाने का प्लान बनाया। हम लोगों ने सोचा था कि हम 2 हफ्ते जंगल में जाके ही कैंपिंग करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें एक था प्रेस्टन, जो कि एक नेटिव अमेरिकन था और उसको जंगलों और पहाड़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। दूसरा था जेमी। जेमी को मेरी तरह हंटिंग का और गन्स का बहुत शौक था। तीसरा था मार्क। मार्क असल में प्रेस्टन का खास दोस्त था। मेरा भी दोस्त था, लेकिन वो प्रेस्टन के ज्यादा क्लोज था। साथ ही मार्क को नशा करने का बहुत शौक था। वो ड्रग्स भी लिया करता था। और चौथा था मैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया और अपने साथ 2 टेंट्स, ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड एंड फ्रोजन फूड और कुछ खाने का सामान और बियर ले ली और जंगल के लिए निकल गए। साथ ही हमने अपने साथ कुछ हथियार भी ले लिए थे। वैसे जंगल में ऐसा कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या पता कब किस चीज से सामना हो जाए। तो हमने अपने साथ एक मिनी राइफल, एक शॉटगन और 3 पिस्टल्स ले लिए। हमने सारा सामान मेरी जीप में पैक किया और हम जंगल के लिए निकल पड़े। ड्राइविंग मैं ही कर रहा था। फिर जंगल के बाहर पार्किंग में जीप खड़ी करके हम अपना सारा सामान अपने अपने बैकपैक्स में डालकर वहां से पैदल पैदल निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर प्रेस्टन को एक अच्छी प्लेन जगह मिल गई, तो हमने वहीं अपना टेंट लगा लिया। मैं, मार्क और जेमी टेंट लगा रहे थे, जबकि प्रेस्टन ने कैंप फायर का इंतजाम कर लिया। टेंट लगाना वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से आता था, तो 20 मिनट में ही हमने पूरा टेंट बिल्कुल रेडी कर लिया। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल था। टेंट लगने तक प्रेस्टन ने आग भी जला ली थी। फिर हमने आग के सामने बैठ के अपने मिनी फ्रीजर से बियर्स की बॉटल्स निकाली और पीने लगे। ये दिन बहुत याद आएंगे। चीयर्स। हम चारों बहुत खुश थे। उस वक्त दिन ढलने लगा था, लेकिन घुप अंधेरा नहीं हुआ था। हम सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी मैंने नोटिस किया कि दूर पेड़ों के बीच मुझे 2 हरी आंखें और सींग जैसी कोई अजीब सी चीज दिखाई दी। मैंने मन ही मन सोचा, ये क्या हो सकता है? लेकिन हम सब बातों में मशगूल थे, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही अपने दोस्तों को इस बारे में बताया था, जो कि आगे चलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। फिर थोड़ी देर बाद हमने डिनर करने की तैयारी शुरू की। माइक ने एक फ्रोजन चिकन निकाला और फिर कैंप फायर के ऊपर ही हमने उसमें कुछ सब्जियां और तेल मसाले वगैरह डाल के
तैयार कर लिया। साथ ही हमने थोड़े से राइस भी बना लिए थे। अंधेरी रात में दोस्तों के साथ कैंप फायर के चारों तरफ ऐसे खाने का मजा ही अलग था, जैसे कि हम सब फिर से बच्चे बन गए हों। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हम किस मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं। पहली रात भी आराम से गुजर गई। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं और प्रेस्टन एक टेंट में थे और जेमी और माइक दूसरे टेंट में। फिर अगली सुबह हम उठे और हमने जंगल के दूसरी तरफ जाने का फैसला किया, जहां एक नदी थी। हमने सोचा था कि हम नदी के साथ ही अपना कैंप लगा लेंगे और फिर वहां फिशिंग करेंगे। हमने टेंट पैक किए और निकल पड़े। अपनी मिनी राइफल भी मैंने प्रेस्टन को दे दी थी। मेरे पास मेरी एक दूसरी 10 राउंड मैगजीन पिस्टल थी। साथ में मेरे पास एक हंटिंग नाइफ भी था। जेमी ने भी अपनी पिस्टल ली हुई थी। फिर जीपीएस और कंपास की मदद से हम लोग घंटों पैदल चलते रहे। लेकिन तभी मैंने प्रेस्टन के चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। प्रेस्टन, क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। पता नहीं यार, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो बोला। बुरा? क्या बुरा हो सकता है? यहां बीच जंगल में ज्यादा से ज्यादा कोई जंगली जानवर ही आएगा ना, तो हमारी ये गन्स किस काम आएंगी? मैंने कहा। पता नहीं यार, बस तुम सब सीधा एक लाइन में पास पास चलो, सब एक दूसरे पे नजर रखो। उसने इतना ही कहा था कि तभी हमें थोड़ी दूर से एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज बहुत ही अजीब थी। मैंने जल्दी से उस तरफ देखा तो कसम से मुझे वहां कोई चीज दिखाई दी। वो क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कुछ भी था वो हमको छुप छुप के देख रहा था। मैं अपनी शॉटगन भी उसके ऊपर नहीं चला सकता था क्योंकि वो रेंज से दूर था। तो मैं जोर से प्रेस्टन पे चिल्लाया, प्रेस्टन, शूट इट। प्रेस्टन पहले से तैयार था और मेरे बोलते ही उसने मेरी मिनी 14 राइफल से 3 गोलियां उसके ऊपर चला दी। गोली चलने के पहले तक हमें नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन गोली चलते ही समझ आया कि वो पहले अपने 2 पैरों पर खड़ा था और फिर चारों पैरों से भागता हुआ वो हमारी नजरों से गायब हो गया। वो क्या था? मार्क चिल्लाया। प्रेस्टन अपनी नेटिव लैंग्वेज में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। फिर वो बोला, जल्दी से नदी के पास चलो, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम करीब आधे घंटे तक भागते रहे। कंधों पर भारी बैकपैक्स होने की वजह से हम ज्यादा तेज भी नहीं जा पा रहे थे। प्रेस्टन बार बार अपने चारों तरफ ध्यान से देखे जा रहा था और फिर करीब 30-40 मिनट भागने के बाद हम उस नदी के पास पहुंच गए। वो एक काफी चौड़ी नदी थी। नदी के पास पहुंच के हम लोग रुक गए और सांस लेने लगे, लेकिन प्रेस्टन अभी भी चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने जल्दी से अपना जीपीएस निकाला और बोला, हमें इस नदी के दूसरी तरफ जाना होगा। यहां से थोड़ी दूर एक पुल है, हमें वो पुल पार करके नदी के दूसरी तरफ जाना होगा। लेकिन क्यों प्रेस्टन? हम तो नदी पे ही रुकने वाले थे ना। आखिर बात क्या है? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? जेमी ने नाराज होते हुए प्रेस्टन से पूछा। प्रेस्टन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूं, तो हमें इस नदी को पार करके यहां से जाना होगा। वो एक शापित शैतान है, उसको हमारी गंध मिल चुकी है और अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो नदी पार नहीं कर सकता। इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो चलो मेरे साथ। इतना कह के वो आगे जाने लगा। हम तीनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे और फिर बिल्कुल नदी के साथ चलते हुए करीब 20 मिनट बाद हमें वो पुल मिल गया। वो एक पतला सा पुल था जो कि नदी के ऊपर रस्सियों को बांधकर बनाया हुआ था। हमने पुल पार करने में
कोई देरी नहीं की। सबसे आगे मैं था। पुल पार करने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि प्रेस्टन अपने चाकू से उस पुल की रस्सी को काट रहा था। प्रेस्टन, ये क्या कर रहे हो? पुल क्यों काट रहे हो? मैंने चिल्लाते हुए प्रेस्टन से पूछा। हमें यह करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो शैतान हमें छोड़ेगा नहीं, प्रेस्टन बोला। लेकिन लेकिन ये रस्सी काटना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल भी हो सकती है, मैंने कहा। किसी को पता नहीं चलेगा, और वैसे भी जिंदा बचोगे तो जेल जाओगे ना, प्रेस्टन रस्सी काटते हुए बोला। हम तीनों ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी अपनी जान बचाना था। और फिर करीब 10 मिनट बाद उसने पुल की सारी रस्सियां काट दी। पुल नीचे नदी में जा गिरा। फिर हम उस पहाड़ी के ऊपर के खाली मैदान में चलते हुए गए और वहां अपना टेंट लगा लिया। उस जगह पेड़ ज्यादा नहीं थे, इसीलिए टेंट लगाने के लिए वो ही सबसे बेहतर जगह थी। वहां हम दूर से ही किसी को भी अपने पास आता देख सकते थे। टेंट लगाने के बाद हमने जल्दी से आग भी जला ली। हमें बारी बारी से जागकर यहां निगरानी रखनी होगी, प्रेस्टन बोला। अरे यार प्रेस्टन, क्यों इतना डर रहे हो? वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जरूर कोई हिरण होगा, मार्क बोला। निगरानी करने वाला सबसे पहला प्रेस्टन था, दूसरा मैं था, तीसरा जेमी और चौथा था मार्क। हमने जल्दी से खाना बनाया और खाना खा के लेट गए। थकान तो बहुत थी, लेकिन उस शैतान के ख्याल से नींद भी हुई थी। रात में हम सब बारी बारी से जागे और निगरानी रखते रहे। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे आखिरी नंबर मार्क का था। मैंने अपनी शॉटगन भी बाहर रख दी थी कि अगर जरूरत पड़े तो उसे यूज कर सकें। फिर अगली सुबह जब हम तीनों उठे तो देखा कि मार्क वहां नहीं था। हमारे तो जैसे होश ही उड़ गए। हमने जल्दी से जेमी से पूछा कि मार्क कहां गया, क्योंकि मार्क से पहले जेमी ही जाग रहा था। जेमी ने बताया कि जब वो सोने गया तो मार्क यहीं था, बाहर बैठा हुआ। हमने 1 घंटे तक मार्क का वेट किया, लेकिन वो नहीं आया। प्रेस्टन, जिसको कि इन सब चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज थी, उसने कुछ लकड़ियां उठाई और उनके आगे कपड़ा बांध के मशाल जैसा बनाने लगा। ये किस लिए प्रेस्टन, मैंने पूछा। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि हमारा सामना एक वेंडिगो से हुआ है। वेंडिगो? ये क्या होता है? मैंने हैरानी से उससे पूछा। प्रेस्टन मेरी आंखों में देखते हुए बोला, वो एक शैतान है। ऐसा शैतान जिसकी भूख सैकड़ों सालों से शांत नहीं हो सकी है। उसका सर हिरण जैसा होता है, और एक बार वो पीछे पड़ जाए तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। प्रेस्टन की बात सुन के मैं तो बहुत डर गया। तो क्या उसने मार्क को पकड़ के खा लिया? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम थोड़ी देर और उसका इंतजार करेंगे अपने हथियारों के साथ। इस बीच अगर वो वापस आए भी तो भी तुम उसको अपने पास मत आने देना। मैं जरा जंगल में घूमकर आ रहा हूं। क्या? तुम जंगल में जा रहे हो? लेकिन क्यों प्रेस्टन, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने गुस्से से उससे कहा। तो वो धीरे से मेरे कान में बोला, जब मैं वापस आऊं तो मुझसे मेरे फेवरेट प्लैनेट का नाम पूछना। मेरा फेवरेट प्लैनेट सैटर्न है, वो बोला। फिर वो जेमी के पास गया और उसके कान में भी कुछ धीरे से बोला। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, लेकिन उसने जरूर उसको भी ऐसा ही कोई सीक्रेट बताया होगा। उसके बाद उसने अपना हंटिंग नाइफ और 2 मशाल उठाई और वहां से चला गया। जाते हुए वो फिर से एक बार बोला, वेंडिगो आग के पास नहीं आते, इसीलिए कैंप फायर जलती रहनी चाहिए। यहां बहुत सारी लकड़ियां हैं, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हां, जो बात अभी अभी मैंने तुम्हारे कानों में कही है उसको भूलना मत।
जब मैं वापस आऊं तो मुझसे वो पूछना। अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो मुझ पर गोलियां चला देना। इतना कह के वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अब कैंप में सिर्फ मैं और जेमी थे। मैंने अपनी राइफल अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। हम घंटों बैठे रहे। इसी बीच कई बार हमको जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आती सुनाई दी। ड्रम्स बजने की, किसी के चिल्लाने की। और कसम से एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मार्क ने भी हमें आवाज दी है, लेकिन वो शायद मेरा वहम था। फिर दोपहर में अचानक हमें जंगल में से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रेस्टन ही था। चेहरा कीचड़ में सना हुआ। उसने एक हाथ में एक मशाल और दूसरे में एक छोटा सा ड्रम जैसा कुछ पकड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो हमारे करीब आता, हमने अपनी बंदूकें उसके ऊपर तान दी। हे हे हे, शूट मत करना, मैं प्रेस्टन ही हूं, वो वहीं से बोला। अच्छा तो बताओ, फाइनल फैंटेसी का तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? जेमी ने चिल्ला के उससे पूछा। स्क्वैल, प्रेस्टन ने जवाब दिया। जेमी ने अपनी गन नीचे कर ली। शायद उसे सही जवाब मिल गया था। अब मेरी बारी थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट प्लेनेट कौन सा है? मैंने पूछा। मेरा फेवरेट प्लेनेट है सैटर्न, उसने जवाब दिया। ओह, तो तुम प्रेस्टन ही हो। आओ जल्दी से यहां आ जाओ। मार्क अभी तक नहीं आया क्या? आते ही उसने सबसे पहले यही पूछा। नहीं, मार्क तो अभी तक नहीं आया, मैंने कहा। वो हमारा शिकार कर रहा है। मैंने उसके पैरों के निशान देखे थे। वो मेरे लिए भी आया था, लेकिन मशाल की वजह से वो मेरे पास नहीं आ सका, प्रेस्टन बोला। गोलियों का भी असर नहीं होता क्या उस पे? मैंने पूछा। नहीं, गोली से उसको चोट तो लग सकती है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। उसको सिर्फ आग से या सिल्वर से ही मारा जा सकता है। आग तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सिल्वर का कोई हथियार नहीं है। अब हम यहां नहीं रुक सकते, हमें अभी यहां से निकलना होगा, वो बोला। लेकिन लेकिन मार्क का क्या? हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते, जेमी बोला। पागल मत बनो, मार्क अभी तक जिंदा नहीं बचा होगा। अगर चाहते हो कि तुम भी उसकी तरह उस शैतान का शिकार ना बनो तो चलो मेरे साथ, प्रेस्टन ने गुस्से से कहा। सबसे नजदीक हाईवे यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर है। हम 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे। बस हमें हर समय आग की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने टेंट्स को भी जला देंगे। ठीक है, हम तीनों ने फैसला कर लिया। हमने प्लान बनाया कि आज हम 15 किलोमीटर चलेंगे और कल 20 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे तक पहुंच जाएंगे। एक बार हाईवे मिल गया फिर तो हम घर पहुंच ही जाएंगे। दिल में डर तो था, लेकिन अपनी जान बचाने के उस पागलपन में ना तो हमें भूख लगी और ना ही प्यास। बीच बीच में जब रास्ता थोड़ा प्लेन मिलता तो हम भागने भी लगते। कई बार चलते हुए हमें जंगल में से उस शैतान की आवाजें भी सुनाई देती। आखिर में घंटों चलते रहने के बाद हमें एक जगह मिली जो कि हमारे रुकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हमने वहीं अपना एक टेंट लगा लिया। प्रेस्टन ने टेंट के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर जगह जगह आग जला दी थी, जिससे कि वो शैतान हमारे पास ना आ सके। हम तीनों बहुत परेशान थे। किसी ने आपस में कोई बात नहीं की। हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए और फिर रेस्ट करने के लिए लेट गए। सबसे पहले मैं और प्रेस्टन जगे, फिर जेमी और प्रेस्टन, उसके बाद मैं और जेमी। 2-2 घंटे के ब्रेक पर हम तीनों जागकर आसपास निगरानी रख रहे थे। किसी तरह सुबह हुई और दिन निकला। सुबह हुई थी कि हमें मार्क के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो पक्का मार्क की ही आवाज थी। एक बार के लिए तो हमें लगा कि ये मार्क ही है।
लेकिन हमें समझते देर नहीं लगी कि ये मार्क नहीं बल्कि वही बहरूपिया शैतान है। हम लोगों ने उसी वक्त अपना सामान उठाया और वहां से भाग निकले। जाते हुए हमने अपने टेंट में भी आग लगा दी। हमें लगा था कि शायद ऐसा करने से वो हमारे पीछे नहीं आएगा, लेकिन हम गलत थे। फिर घंटों पैदल चलने के बाद आखिर में वो हमारे सामने आ गया। लगता है वो अब और लुका छुपी नहीं खेलना चाहता था। पतले लंबे हाथ, दो टॉर्च की तरह जलती हुई हरी आंखें, सिर ऐसा जैसे किसी हिरण का सिर हो। ये वही था, वेंडिगो, ठीक हमारे सामने खड़ा। इस तरह से उसको अपने सामने खड़ा देख के हमारी तो जैसे जान ही निकल गई। वो हमसे करीब 250 फीट दूर खड़ा था। मैंने उसी वक्त अपनी पिस्टल निकाल के उसके ऊपर गोली चला दी। मुझे पूरा यकीन है कि गोली उसकी छाती में लगी थी, लेकिन उसके मुंह से आह तक नहीं निकली, बल्कि अब तो वो हमें और गुस्से से देख रहा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रेस्टन अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में उसके ऊपर चिल्लाया। मुझे नहीं पता प्रेस्टन ने उससे क्या बोला, लेकिन वो शैतान चलते चलते वहीं रुक गया। फिर उस वेंडिगो ने भी पलट के प्रेस्टन से कुछ कहा। क्या बोल रहा है ये? मैंने प्रेस्टन से पूछा। प्रेस्टन बोला, मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में इससे पूछा कि तूने मार्क के साथ क्या किया। उसने बस इतना ही कहा, कौन है वहां? शायद ये मार्क के आखिरी शब्द थे। फिर प्रेस्टन ने मेरी राइफल ली और उसके ऊपर लगातार कई गोलियां चला दी। मैंने भी अपनी शॉटगन से कई गोलियां उसके ऊपर चला दी। वो दर्द में चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। हमें भागना होगा, प्रेस्टन बोला, और हम तीनों बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगे। और फिर करीब 20 मिनट बाद ही हमें सामने झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो जो कोई भी था, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बस कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी। अरे दोस्तों, तुम तीनों आ गए, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं उस शैतान से किसी तरह जान बचा के भाग रहा हूं, मुझे भी अपने साथ ले लो। वो बोला। वो मार्क था या शायद नहीं। हम तीनों ने उसी वक्त अपनी गन्स उसकी तरफ तान ली। तुम्हारे कपड़े कहां हैं मार्क? प्रेस्टन बोला, राइफल को उसके सिर की तरफ ताने हुए। ये क्या मजाक है प्रेस्टन? गन नीचे करो। मैं हूं मार्क, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लगी है, मुझे घर ले चलो प्लीज, वो बोला। और इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, जेमी ने उसके पैर में गोली मार दी। वो दर्द में चिल्लाया, अगली गोली तुम्हारी खोपड़ी के बीच होगी। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बोलो, तुम्हारे कपड़े कहां हैं? लेकिन तभी उसने अपना सिर अजीब ही तरीके से एक झटके से जेमी की तरफ घुमाया। वो देख के मैं तो डर के मारे वहीं जम गया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी, अजीब ही आवाजें, अलग अलग लोगों की, जिनमें से एक आवाज मार्क की भी थी। मैंने उसी वक्त उसके ऊपर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी, लेकिन वो गोलियां तो जैसे सिर्फ उसकी स्किन के ऊपर ही लग रही थी, उसके अंदर नहीं घुस रही थी। मैंने उसी वक्त अपना लाइटर निकाला और मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे चला के उसके आगे लाइटर जला के उस शैतान की तरफ कर दिया। वो आग की लिपटों से घिर उठा। जब मैं ये कर रहा था तो प्रेस्टन ने भी राइफल की पूरी 2 मैगजीन्स उसके ऊपर खाली कर दी। जेमी ने भी जल्दी से फ्यूल कैन को उसके ऊपर उड़ेल दिया। वो बुरी तरह आग में जलता हुआ चीखें मार रहा था। और फिर करीब 15 मिनट बाद जब आग बुझी तो उसकी बुरी तरह जली हुई बॉडी हमारे सामने पड़ी थी। वो आधा मार्क और आधा वेंडिगो लग रहा था। प्रेस्टन पागलों की तरह उसकी लाश को
हंटिंग नाइफ से टुकड़े टुकड़े करने लगा। वो देख के जेबी ने तो उल्टी भी कर दी। हमने प्रेस्टन को रोका भी, लेकिन उसने कहा कि ये करना उसके लिए जरूरी है। और फिर कुछ देर उसको काटने के बाद प्रेस्टन ने उसका दिल निकाल लिया और उसको एक प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के अपने बैग में रख लिया। हमने उससे कुछ नहीं पूछा। फिर करीब 3 घंटे और पैदल चलते रहने के बाद हम लोग हाईवे पर पहुंच गए। प्रेस्टन हाईवे के बगल में बैठा रो रहा था। उसको मार्क की मौत का बहुत दुख था। मैं भी उसके पास जाके बैठ गया। इसके दिल का क्या करोगे तुम प्रेस्टन? मैंने उससे पूछा। मुझे इसको अपने ट्राइब के लोगों के पास लेकर जाना है। इसके दिल की मदद से हम इस जैसे और शैतानों को मार सकते हैं, वो बोला। फिर कई देर वहां वेट करने के बाद हमको एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दी और पास के एक छोटे से होटल तक छोड़ दिया। हमने वो रात उसी होटल में बिताई। वो रात मेरे लिए बहुत सुकून की रात थी। फिर अगले दिन हम वापस उस जगह पहुंचे जहां मैंने अपनी जीप खड़ी की थी और फिर हम अपने अपने घर चले गए। अगले कई हफ्तों तक मेरी प्रेस्टन और जेमी से कोई बात नहीं हुई। फिर करीब 1.5 महीने बाद एक रात प्रेस्टन मेरे घर आया। उसने बताया कि उस दिल को देखकर उनके यहाँ के सब लोग हैरान रह गए कि मैंने कैसे वो हासिल कर लिया। उसने बताया कि उस दिल की मदद से उसके ट्राइब के लोगों ने 6 और वेंडिगोस को मार दिया था। उनको जंगल से मार्क के कुछ कटे फटे कपड़े भी मिले थे। उस दिन मैंने, जेमी और प्रेस्टन ने आपस में ये वादा किया कि ये बात हम कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये सब आज मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं। मैं आप लोगों से भी बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कभी आप जंगल में घूमने जाएं और आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जो 2 पैरों पर चल रहा हो लेकिन उसका सिर हिरण जैसा हो, तो आप बिना एक पल गंवाए वहां से भाग जाओ, क्योंकि वो शैतान कोई और नहीं, वेंडिगो है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। और को उन लोगों में से है जो भूत प्रेत आत्माओं का मजाक उड़ाते थे और उनके अनुसार इन अदृश्य शक्तियों का निवास सिर्फ हमारी कल्पनाओं की देन मात्र है। पर आज उनको भी इस चीज का एहसास है कि उनकी ये सोच गलत थी। करीबन 1 महीने पहले की बात है। ऑफिस के किसी काम से औरकों को 6 दिनों के लिए केरला भेजा गया। पहले के 4 दिन उनके बड़े आराम से बीते और 5वें दिन शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। 5वें दिन उन्हें एक नए होटल में चेक इन करना था जो बोलकट्टी आइलैंड कोची में था। लंबे सफर के बाद 5वें दिन दोपहर में वो उस होटल में पहुंचे। इस होटल में अजीब सी शांति थी जो औरकों को काफी अस्वाभाविक सी लग रही थी। अचानक ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका कारण शायद लंबे से सफर के बाद शरीर में आई थकान भी हो सकती थी। होटल के मैनेजर ने उसे रूम नंबर 111 की चाबियां पकड़ाई। एक लंबी सी गैलरी को पार करते हुए वो रूम नंबर 111 तक पहुंचे। पर इस बीच गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज औरकों के कानों में साफ साफ पहुंच रही थी, परंतु वहां कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूम नंबर 111 इस होटल की गैलरी का आखिरी कमरा था। रूम का दरवाजा खोलते ही औरकों को हवा के एक झोंके ने
जोरदार धक्का दिया। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरवाजे के खुलते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज गायब हो गई थी। रूम के अंदर की शांति औरकों को काटने के लिए दौड़ रही थी। उसने कमरे को अंदर से बंद किया और पलंग पर चुपचाप लेट गया। अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था और को खुद को उस कमरे के अंदर, जहां एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, मानो जैसे महीनों से वो कमरा बंद पड़ा हो और उसकी साफ सफाई नहीं हुई हो। उसने रिसेप्शन में फोन लगाने के लिए फोन उठाया, परंतु फोन डेड पड़ा था। नहीं चाहते हुए भी औरकों को उठना पड़ा। उसके कमरे से रिसेप्शन काफी दूर भी था। रिसेप्शन की ओर जाने के रास्ते में होटल के स्टाफ उसे अजीब ही नजरों से ताड़ रहे थे। हालांकि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो रिसेप्शन की ओर बढ़ता गया। वहां पहुंचकर उसने मैनेजर से कमरे के बारे में शिकायत दर्ज करी और उसका कमरा बदलने की रिक्वेस्ट करी। मैनेजर ने कहा, सर इस वक्त और कोई कमरा खाली नहीं है, बस आज रात की बात है, मैं कल सुबह आपका कमरा बदल दूंगा और फिलहाल के लिए मैं आपके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूं। करीबन 1 घंटे के लिए और को रिसेप्शन के सोफे पर ही लेट गया। आंखें खुली तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया और तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उस दिन मीटिंग करीबन 8 बजे तक चली और मीटिंग से लौटने के बाद रात 9 बजे औरकों ने होटल में डिनर किया और रूम नंबर 111 में चला गया। उसके इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नजारा अविश्वसनीय था। खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नजारा वंबानत लेक का था। औरकों ने टीवी ऑन किया। टीवी के बाईं तरफ एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर लग रहा था कि वो किसी विदेशी बच्चे की तस्वीर थी, जिसके चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही थी और उसकी निगाहें औरकों की तरफ थी। सच मानिए उसकी निगाहें देख ऐसा लग रहा था मानो वो बस आप ही को घूरे जा रहा है। औरकों ने तस्वीर की तरफ देखना बंद कर दिया और टीवी बंद कर अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू किया। और तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी जो आज दोपहर को उसने सुनी थी। रात करीबन 10 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। टीवी पर नजर दौड़ाई तो टीवी बंद पड़ी थी। ठीक से सुनने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही हो। औरकों ने उठकर खिड़की खोली और आश्चर्यजनक रूप से खिड़की खोलने के बाद वो आवाज बंद हो गई। रात के समय खिड़की से वंबानत लेक का नजारा इतना सुंदर था कि वो पूर्ण रूप से उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर वंबानत लेक की ओर देख ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का सा दिया। यह धक्का बहुत जोर से नहीं था, इसलिए बस उसके कदम हल्के से लड़खड़ाए, परंतु मन में एक डर जरूर पैदा हो गया था, क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसने तुरंत खिड़की बंद करी और टीवी ऑन करने के लिए जैसे ही रिमोट उठाया, उसकी नजर टीवी के बाईं ओर दीवार पर लगी
उस विदेशी बच्चे की तस्वीर की तरफ गया। तस्वीर की ओर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उस तस्वीर पर बच्चे की आंख से पानी गिर रहा था, मानो वही बच्चा रो रहा था जिसकी तस्वीर वहां लगी थी। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, परंतु कुछ ही देर में उसे यकीन हो चला था कि यह सब कुछ उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत है। चद्दर सर तक तान ली थी औरकों ने, ताकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा हो और कमरे की एक झलक भी उसके सामने ना आए। औरकों की वो चद्दर उसे कोई धीरे धीरे नीचे की ओर खींच रहा था। धड़कनें काफी तेज हो गई थी कि तभी अचानक चद्दर के अंदर से वो एक पल उजाला और अगले ही क्षण अंधेरा देख पा रहा था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए अपने पूरे शरीर के ऊपर से चद्दर उठाई। चद्दर हटाते के साथ ही उसने पाया कि बाथरूम की लाइट अपने आप जल और बुझ रही है। दबे कदमों के साथ उसने बाथरूम की ओर जाना शुरू किया और गौरतलब है कि बाथरूम की बत्ती का स्विच बंद पड़ा था। और को जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, उसकी नजर पलंग पर गई, जहां उसके लैपटॉप के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था एक बच्चा। इस बच्चे की शक्ल उस तस्वीर वाले बच्चे की शक्ल से हूबहू मिल रही थी। वो बस उस बच्चे की तरफ स्तब्ध होकर देखे जा रहा था कि अचानक उस बच्चे ने उसकी तरफ अपनी नजरें उठाई। औरकों के गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने तुरंत अपना होश संभाला और कमरे से बाहर की ओर भागा। वो दौड़ता हुआ रिसेप्शन की ओर जा ही रहा था कि उसे होटल का एक स्टाफ मिला। औरकों ने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि मैंने मेरे कमरे में एक बच्चे को देखा है। औरकों के इतना कहते के साथ ही उस होटल स्टाफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मानो अकस्मात उसे कुछ याद आ गया। परंतु उसने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि अगर आप ठीक समझे तो आप यहां मेरे साथ आज की रात गुजार सकते हैं। औरकों ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाचा, कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाहते। और फिर उसके बार बार अनुरोध करने से चाचा ने कमरा नंबर 111 का सबसे बड़ा राज बताया। करीबन 2 साल पहले लंदन से एक परिवार उस होटल में रहने आया। उन्होंने 1 महीने के लिए कमरा नंबर 111 बुक कर रखा था और कमरे को अपने घर की तरह सजा लिया। वहां दीवार पर लगी पेंटिंग को उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे की फोटो के साथ बदल दिया। 28 जून 2012 की रात न जाने पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि पति ने तेज धार वाली छुरी से पहले तो अपनी पत्नी का खून कर दिया और फिर अपने 5 साल के बच्चे को खिड़की से बाहर वंबानत लेक में धकेल दिया और फिर खुद कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उस दिन से यह कमरा बंद पड़ा था। कमरे की हर एक चीज को उस दुर्घटना के बाद बदल दिया गया था, लेकिन उस बच्चे की तस्वीर वहीं की वहीं थी। चाचा की बातें सुनते सुनते कब औरकों की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो चाचा उसे अगल बगल कहीं नजर नहीं आए।
ने कहा कि